अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। कासिम सूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज दूसरा दौर हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात का, और बज़ाहिर जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है दोनों जानिब से, दोनों फरीक़ैन की जानिब से, वो बड़ी हौसला अफजा है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है और ये बताया कि अब अगला दौर मंगल को होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया है कि उनके जो कारकुनान और रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और इससे जो मुज़ाकरात का अमल है ये सबूताज हो सकता है। अब ये मामलात हैं, लेकिन सवाल ये भी है ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं तो इस पे मुस्तकबिल में जाके अगर कोई फ़रीक अमल नहीं करता तो उस पर ज़िम्मेदारी कौन डालेगा। इन मुज़ाकरात की रिपोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा फ़ैसला आएगा कि मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में हुक्म उदूली करने वाला या रूगर्दानी करने वाला किसी सज़ा और जज़ा का मुस्तहिक़ होगा। बहुत से सवालात हैं, इन पर हम बात करेंगे। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें जंगी काबिलियत पर साबिक आर्मी चीफ़ का बयान दुरुस्त पेश नहीं किया गया मीडिया पर। यह ISPR का कहना है। इस बयान की हकीकत क्या है? जब ये ऑफ कैमरा मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उस वक्त इरशाद आरिफ साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, उन जर्नलिस्ट के साथ जिन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ जो वो सारी ब्रीफिंग थी वो अटेंड की थी। इसकी हकीकत क्या है ये भी हम आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इरशाद साहब, आज और पिछला दौर और आज का दौर बज़ाहिर हमने जो देखा बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी बेहतरीन रही है दोनों जानिब से, हुकूमत के लोगों की भी और अपोजिशन के लोगों की भी। क्या एतमाद बहाल हो रहा है? और जो इसहाक डार साहब ने कहा पेशरफ्त हुई, यानी मंगल का जो रोज़ है वो आखिरी दौर होगा, आप समझते हैं? मेरी इत्तला यही है, अंदाज़ा भी यही है और इत्तला भी यही है कि ये मंगल का दिन शायद कौम कोई खुशखबरी सुन सकती है और दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। पहले तो देखें ना, कोई मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं था। पहले खान साहब कहते थे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, फिर ये कहना शुरू हो गया कि जी हम तो खान साहब तो सियासतदान है नहीं और तहरीक इंसाफ तो कोई सियासी जमात नहीं है, तो अब हम इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। लेकिन अब हुक्मरान इत्तेहाद ने मुज़ाकरात देखें, इसके एक हुक्मरान इत्तेहाद की संजीदगी का ही मैं तो इसको समझूंगा अंदाज़ के उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़गी मूल लेकर मुज़ाकरात की जो बिसात है वो बिछाई है। शकूक व शिबात हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आ गए हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर। वो जो जिगर मुरादाबादी का है ना, जो तजाहुल तकाफुल तकल्लुम तबस्सुम, यहाँ तक तो आए वो मजबूर होकर। तो मजबूर होकर दोनों जो हैं वो तजाहुल से तगाफुल, तगाफुल से तकल्लुम, कल तकल्लुम था आज तबस्सुम भी नज़र आया। जी बिल्कुल नज़र आया। तो इसका मतलब है कि कुछ बात आगे बढ़ रही है और मेरा अंदाज़ा ये है, जो बात मेरी जिन दोस्तों से हुई है वो ये है कि ये कोई जुलाई का आखिरी हफ्ता, अगस्त का पहला हफ्ता, पहला पंद्रहवाड़ा, इस पर कोई इत्तेफाक राय मुझे होता नज़र आ रहा है कि 14 अगस्त पे तो इत्तेफाक राय नहीं हो। बस ये देखना होगा कि बारिशें शदीद ना शुरू हो जाएं, सैलाब ना आ जाए, पेशीनगोई है सैलाब की। कोई ये जो है मेरा ख्याल है जी, अगर यही स्प्रिट रही, इसी अंदाज में बात आगे बढ़ी तो ये मंगल को बुध को जो है वो मामला आ जाएगा कौम के सामने और किसी न किसी तारीख पर इत्तेफाक होगा। दोनों को फरासत का और बसीरत का मुजाहरा करना पड़ेगा कि मुल्क जिस हाल में इस वक्त पहुंचा हुआ है इससे निकलने की वाहिद सूरत यही है, क्योंकि ये इलेक्शन का ऐलान जो होगा वो सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करेगा। एग्जैक्टली। और सियासी अदम इस्तेकाम का ख़ात्मे का मतलब होगा मईशत हमारी संभलेगी और माशी अदम इस्तेकाम होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि कासिम सूरी साहब, हम उनसे पूछते हैं कि कासिम सूरी साहब, ये मुज़ाकरात तो शुरू हो गए और उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे, लेकिन जो शकूक व शुबहात पाए जाते हैं वो ये हैं कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं तो उस पर जो तारीख़ पर होगा, तारीख़ पर इत्तेफाक राय होगा, अमल दरामद कौन करेगा, कौन कराएगा। क्योंकि माजी में जो मुज़ाकरात की तारीख़ है
वो यही है कि जी मुज़ाकरात होते हैं, चलते जाते हैं, इत्तेफाक राय भी हो जाता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता और फिर कोई मुदाखलत हो जाती है या कोई बुरा नतीजा निकल आता है। तो अब आप मुतमईन हैं कि ये एक तो मुज़ाकरात सही समत में चल रहे हैं और दूसरा ये है कि इन पर अमल दरामद भी होगा जो इत्तेफाक राय हुआ जिन उमूर पर? सबसे पहले तो बात यह है कि इंतखाबात की तारीख़ पंजाब में दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 मई, और जो आइन में है कि 90 दिन, उससे नज़दीक तरीन तारीख़ का ऐलान हो चुका है। हुकूमत वक्त चाहती है कि एक ही टाइम में वफाक और सूबों के इंतखाबात हों। पहले मान नहीं रहे थे। ईद से पहले का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टाइम दिया था कि तमाम जमातें बैठें। कल से बैठक शुरू हुई है, मुज़ाकरात की आपने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से तैयार थी यकनिकाती एजेंडे पर, इंतखाबात पर बातचीत के लिए कि तारीख़ का ऐलान हो। हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो वफाकी हुकूमत है इसको तहलील करना पड़ेगा इनको, और इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा जल्द अज जल्द। इस तरह नहीं हो सकता कि आप 3-4 माह बाद का ऐलान करें, इसलिए कि आइनी बंदिश है इस टाइम कि 2 हुकूमतें सूबाई जो है वो तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। गैर आइनी तौर पर इस टाइम सूबाई निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि इस टाइम आइनी बुरान भी पैदा किया हुआ है, माशी बुरान तो बदतरीन हो चुका है, सियासी बुरान भी आप सबके सामने है कि हुकूमत वक्त खुद खौफ में, बुज़दिली में, डर में मुब्तला होकर अवाम के पास जाने से घबरा रही है, इंतखाबात नहीं करना चाह रही। सारे पाकिस्तान को पता है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाह रही है। जी हम क्या कहना चाहते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक चला जाए और इंतखाबात जो ऐलान हो चुके हैं 14 मई उस पे हों। आप अगर चाहते हैं कि मुश्तरका हों तो नज़दीक तरीन तारीख लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाया जाए कि तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं और जो वो फैसला दें उस पर फिर अमल दरामद हो। सूरी साहब, एक तो सवाल ये है कि अगर अब असम्बली कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की टूटती है तो ज़ाहिर 90 दिन तो उसके लिए भी होंगे, तो वो वही जुलाई अगस्त का महीना बनता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये इंतखाबात आपको पिछले साल मई में मिल रहे थे जब असद कैसर साहब की या सादिक साहब की जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब की मुलाकात हुई थी और आपसे कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें, आपको इंतखाबात मिल जाएंगे, लेकिन आप वज़द थे कि पहले ऐलान करें फिर उसके बाद मुलतवी होगा। तो आपने 1 साल मज़ीद ज़ाय करके क्या हासिल किया? देखिए, हम तो शुरू दिन से रूलिंग मैंने दी, उसके बाद जो है आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी। हम तो उसी टाइम इंतखाबात की तरफ चले गए थे। वो तो रोल बैक हो गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, उन्होंने मुअत्तल कर दी मेरी रूलिंग और इस तरह जो है दोबारा वो सिलसिला शुरू हुआ। और ये हुकूमत जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे तरीके से आई जिस तरीके से सारे पाकिस्तान ने देखा, रिजीम चेंज के ज़रिए आई। और शुरू दिन से हमारा मुतालबा था कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये नहीं गए और अभी भी नहीं जाना चाह रहे। अभी भी जो इनकी टेंशन है वो यही है कि किसी तरह इक़्तिदार को तूल दिया जाए, आइनी बुरहान पैदा कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानी जाए। इनका राय पहले से भी 97 में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ था। आज फिर ये जो है वो कौमी असम्बली में बैठकर जो एक इस्तिस्ना हासिल होता है कौमी असम्बली के मेंबर को, उधर से गोला बारूद ज़बानी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर रहे हैं। हम सबको पता है कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, करारदादें पेश कर रहे हैं। करारदाद पेश करने से आइन में तरमीम नहीं होती। आप जितनी भी करारदादें इस तरह की ले आओ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं रोक सकता अमल दरामद कराने पर। सही है, सबको पता है सियासी लोग हैं, लेकिन सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की साहब, अब सवाल ये है, आप वो असेंबली में बैठे हैं, वो चाहती है कि माशी और सियासी बुरान खत्म हो, तनकीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, आप असेंबलियों से निकल गए, अब आप असेंबली में वापस जाना चाहते हैं,
2 हुकूमतें आपने अपनी तोड़ दी, तो क्या ये सारे फैसले सियासी एतबार से दुरुस्त थे? इलेक्शन तो फिर भी आपको नहीं मिला, 12-13 महीनों से आप तो सड़कों पर ही हैं। देखें, ये जो 10-12 महीने हैं, इससे अवाम की आंखें खुल गई हैं। अवाम ने देख लिया है कि ये किस तरह के जमहूरी लोग हैं, ये किस तरह इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे हैं, ये किस तरह जबर का निज़ाम चलाते हैं, किस तरह पीछे बैठ के कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को, और किस तरह इबरत एक आदमी पर 150 केसेस बना दिए गए, किस तरह कातलाना हमला किया जाता है, ये सारी चीज़ें लोगों ने देख ली हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने तो पूरी कोशिश की आइन और कानून में रहते हुए जो है वो आवाज़ उठाएं और इंतखाबात की तरफ जाएं। आइन और कानून के तहत असम्बलियाँ तहलील की गई हैं और 90 दिन का जो मैक्सिमम दिन है, 90 दिन, इससे पहले भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में हमेशा 45 से 60 दिनों के अंदर इंतखाबात हुए हैं, कभी 90 दिन की तारीख पे नहीं गए इतना लंबा। तो इन्होंने तो 90 दिन भी क्रॉस कर दिए। हमने इस्तीफ़े इसलिए दिए थे, इज्तिमाई इस्तीफ़े, कि हम सारे जल्दी इलेक्शन चाहते थे। इज्तिमाई इस्तीफ़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंजूर नहीं हो सकते, एक एक बंदे को बुलाना पड़ेगा। ये आपके राजा परवेज साहब ने कौन सा सबको बुलाया? उसी को बुनियाद बनाकर डर के कि जब देखा कि असम्बली जा रहे हैं। नहीं जब आपने इस्तीफे मौसूल किए थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन इन इस्तीफों को इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको जो है मुअत्तल किया हुआ है। सूरी साहब, जो आपकी आईनी पोजीशन थी, जो मनसब आपके पास था, उसका तकाजा क्या था जो आपने इस्तीफे मंजूर करके भेजे? आपके तय वो इस्तीफे मंजूर हो चुके थे जो आप इलेक्शन कमीशन को बकौल आपके कई बार आप कह चुके हैं कि आप भेज चुके थे, आपने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे? बिल्कुल, मैंने तो इलेक्शन कमीशन को भेज रहा था और उससे पहले मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सारा काम जो था आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का था, जो नेशनल असेंबली में होती है। नहीं, इस्तीफे वो मंजूर हो गए थे या नहीं हुए थे? पीटीआई के दिए और उसको मैंने मंजूर किया। नहीं, वो मंजूर हो गए थे पीटीआई के, तो मैंने मंजूर कर लिए थे, इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंचे थे अभी तक। तो राजा साहब मंजूर कर रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है? जब आपने मंजूर कर लिए, वो तो पहले से ही मंजूर हो चुके। उन्होंने रोक दिया, उन्होंने जो है करारदाद लेके आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक एक को करूंगा। हम दोबारा उनके पास गए कि एक एक शख्स से तस्दीक करूंगा, तुम्हें कोई प्रेशर तो नहीं है? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हुआ है उसके मुताबिक, जो रूल्स में लिखा है उसके मुताबिक करूंगा। हमने कहा ठीक है जी, आप करें। उसके बाद अचानक फिर पता नहीं ख्वाब में क्या आया उन्हें कि उसके बाद उन्होंने इकट्ठे 35 एक दफ़ा किए, दोबारा 35 इस्तीफे मंजूर किए और उसके बाद जो है वो 70 के करीब और इस्तीफे मंजूर किए। अच्छा सूरी साहब, ये फरमाएं कि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से घर से नहीं निकल सकते, इज्तिमात में नहीं जा रहे, और 14 मई की बात कर रहे हैं, लेकिन मुखालिफ जो आपके हैं या हुक्मरान इत्तेहाद है वो तो इलेक्शन में नहीं जा रहा, चुप करके बैठा है। लेकिन आपने भी कोई कंपेन पंजाब में शुरू नहीं किया, हमें कहीं कंपेन नज़र नहीं आ रही। तो ये जो जनरल इलेक्शन का अगर ऐलान हो जाता है तो तब भी आपकी स्ट्रेटजी यही होगी कि खान साहब घर से बैठ के जो वीडियो लिंक पर खिताब किया करेंगे, या वो इज्तिमात में जाएंगे, अपने कारकुन को मुतहर्रिक करेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पूरा इंतखाबी अमल अपना कंप्लीट कर लिया है। उन दिन रात बैठ के इंटरव्यूज़ किए हैं इमरान खान साहब ने, हर हल्के के रिव्यूज़ के बाद हो चुका है, टिकट्स मिल चुकी हैं लोगों को, अलॉट कर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो तमाम लोग जो है अपने हल्कों में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया उम्मीदवारों ने। इमरान खान साहब आज भी सबको पता है कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है, उसके बावजूद आज लाहौर से उन्होंने सफ़र किया इस्लामाबाद, हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और उसके बाद वापस पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि उनको एज ए साबिक वजीर आजम पूरी सिक्योरिटी फराम करनी चाहिए, जो उनका हक है। नहीं कर रहे सिक्योरिटी फराम, घर पे हमले कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो हमारे नहते पुरअमन कारकुन जो गाड़ियों में बैठे हुए थे, गाड़ियों से निकाल कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ तो ये जबर का निज़ाम शुरू है, फसादियत शुरू है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और एक तरफ कहते हैं कि आए टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें, इंतखाबात यकनिकाती एजेंडे पर
फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ टेबल पे बैठी हुई है कि अगर आप मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि अवाम के पास जाया जाए और उनको इख्तियार दिया जाए आने वाली हुकूमत का, इस मुल्क में माशी सियासी बुरान ख़त्म किया जाए, तो आए बैठें और जल्द अज जल्द की तारीख पर मुतफिक हों। जी अच्छा सूरी साहब, ये लेकिन अभी मैं देख रहा था टीवी पर कि जब फवाद चौधरी साहब ने बात की वज़ीर कानून से और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसहाक डार से, तो पता ये चला कि हुकूमत ने कहा कि ना तो हमने गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था और ना ये हमारा मंशा है कि मुज़ाकरात को सबोटाज किया जाए। तो फिर ये गिरफ़्तारियाँ कैसे होगी? ये IG जो इस्लामाबाद हैं, ये आज ख़ुद सारा कुछ कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, और इस हुकूमत को कौन चला रहा है वो भी हम सबके सामने है कि किसकी वजह से ये इतना तूल दिया हुआ है इस हुकूमत ने। तो ये तो डमी मेरा ख्याल शायद फिर बैठे हुए हैं, कह दें कि हम तो डमी हैं, बेख्तियार हैं, हुकूमत तो कोई और चला रहा है, ये ऐलान इनको कर देना चाहिए। जी ठीक है सूरी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, देख लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कासिम सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूरी साहब, अब मामला ये है कि पंजाब में आपने टिकट दे दी हैं और अपने सारे कार्ड्स ओपन कर दिए हैं, जबकि आपके मुखालिफिन हैं। मरियम नवाज़ साहिबा को इंतखाबी निशान जो अलॉट हुआ वो तनूर है, हमजा साहब को मेरे ख्याल कश्ती अलॉट हुई है, मोर और ये मामलात इस तरह चल रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये भी बड़ी सियासी एक हिकमत अमली नाकिस रही है कि आपके टिकट सामने आ गई, दूसरों ने अपने कार्ड्स शो ही नहीं किए, फिर आपको ये भी खदशा है कि आपके लोग तोड़े भी जा सकते हैं, तो ये तो नुकसान नहीं हो गया आपको इवन 14 मई की डेट का भी? देखिए, हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का, तोड़ने का 1 साल से मंसूबा जारी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अवाम आ रही है तहरीक इंसाफ में, कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। दूसरा ये कि ये जो सियासी जमातें PDM का जो टोला है, इनको तो पता है कि हमारी तो सियासी मौत है इंतखाबात, हमें तो किसी ने वोट नहीं डालना है, इबरत का निशान बनाना है। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, इन्होंने किसको टिकट देना है? तो आप खुद सोचें कि अवाम में जाते हुए डर रहे हैं, बुज़दिल लोग हैं, इंतखाबात से भाग रहे हैं। हम तो जमहूरी अंदाज से टिकट दे चुके हैं, अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं। हमारे पास तो एक टिकट पे 20-20 उम्मीदवार थे, हमने तो फाइनल किया, रिव्यू किया, उसके बाद दोबारा इंतखाबात 14 को तो ऐलान हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 14 को तो इंतखाबात हो रहे हैं। ये भाग रहे हैं और ये चाहते हैं कि 1 तारीख पे पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हों। हमने कहा है ठीक है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मंगल को पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं माने तो 14 तारीख को इंतखाबात हैं, इनके भी लोगों को निशान अलॉट हो चुके हैं, कोई तंदूर पर लड़ रहा है, कोई किस पे लड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला निशान है, तहरीक इंसाफ अपने उस बल्ले के निशान पे अवाम के पास जा रही है इंतखाबात में। सूरी साहब, अगर ये एक दिन इलेक्शन हो जाते हैं, इस पे इत्तेफाक राय हो जाता है, और अच्छा है कि एक ही दिन में इलेक्शन हो जाएं, अखराजात भी बचेंगे, सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं पैदा होंगे और एक हम आहंगी सूबों के दरमियान भी होगी। एक जो पहलू है इसका कि अगर एक दिन में इंतखाबात होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हुकूमत की ये शर्त होती है कि बजट हम पेश करेंगे, मई में वो जिस तरह 2018 में मई में बजट पेश हो गया था, बजट पेश करते हैं, आवाम को वो रिलीफ दे देते हैं बड़े पैमाने पर, सियासी किस्म का बजट, इंतखाबी किस्म का बजट आ जाता है, तो आपका ख्याल है कि आपको नुकसान नहीं होगा उसका? आवाम ये नहीं सोचेंगे कि ये एक बेहतर हुकूमत है जो हमें अब रिलीफ दे रही है, दोबारा इक़्तिदार में आके अच्छा रिलीफ दे सकती है? हुकूमत का तो सबको पता है 1 साल में इनकी क्या कारकर्दगी रही। 1100 अरब रुपए की चोरी अपनी इन्होंने माफ़ कराई। पेट्रोल 150 रुपए का था, आज 300 के करीब पहुंच चुका है। आटा 5,500 का 100 किलो मिल रहा था, आज 12 से 13,000 रुपये का 100 किलो मिल रहा है। डॉलर जो है 187 रुपये का था, आज 300 रुपये का पहुंच चुका है। फैक्ट्रियां चल रही थी, एक्सपोर्ट हो रहा था, आज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बेरोज़गारी फैल गई है। आप सबके सामने है पाकिस्तान, चलता फिरता पाकिस्तान।
रेमिटेंस आ रहा था पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो गया है। 6.1% से जीडीपी हमारा ग्रोथ कर रहा था, आज जो है वो माइनस में चला गया। तो पाकिस्तानी ने तो तौबा कर रहे हैं इनसे, इनकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे। आज एक इज्जतदार घर में भी जो है वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, इतनी महंगाई हो गई है। गैस का बिल नहीं दे सकता, खाने पीने की चीजें नहीं ला सकता, आज ट्रेवलिंग नहीं कर सकता वो अपनी गाड़ी में, बच्चों की फीसें नहीं कोई दे सकता। आज तो आपने सफेद पोश का तो बुरा असर कर दिया है। आज भीख मांगने पे, खुद तो भिखारी थे, खुद तो कहते थे हम भिखारी हैं, आज अवाम को भी शायद भिखारी समझा है। पाकिस्तानी अवाम नहीं है भिखारी। देखें, बजट इनको पेश ये कर ही नहीं सकते, किस तरह बजट देंगे? और झूठा बजट ये जो लेके आए हुए हैं, जो बड़ा एक्सपर्ट समझ रहा था, मैंने तो बहुत दफा जी आईएमएफ से डील किया है, मुझे आईएमएफ का पता है। आज आईएमएफ आगे आगे, ये पीछे पीछे भाग रहा है, इसको लिफ्ट कोई नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूं कि बजट आने वाली हुकूमत का हक है कि वो पेश करे। 5 बजट पहले से हो चुके हैं, आने वाली हुकूमत दे। नहीं तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट बजट पेश कर दे? अगर ये इंतखाबात की तारीख देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर राजी होगी, वरना 14 मई तारीख है। सूबों को आइन में खुद मुख्तारी दी हुई है 18वीं तरमीम ने। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप सूबों के लिए पैसे रोकें। आपको मैं एक और बात बताऊं, आर्टिकल 83 साफ साफ कहता है कि जो भी सप्लीमेंट्री बजट है या इंतखाबात की, ये जो 21 अरब रुपए की जो बात है, ये सीधा आपने एग्जेक्टिव ने, वजीर आजम ने इसको साइन करना है। समरी सिर्फ पेश कर दी है वजीर खजाना ने, और वो वजीर आजम ने उस पर साइन करना है। ये इस पे बहस भी नहीं हो सकती कौमी असेंबली में, इस पर आप बता भी नहीं सकते। ये जो है ये आप वफाकी काबीना में भी नहीं दे सकते। आर्टिकल 83 में लिखा है कि ये कैबिनेट हुकूमत ने नहीं पास करने हैं, ये एग्जेक्टिव ने करने हैं, वजीर आजम ने पास करने हैं। वजीर आजम की अथॉरिटी है और आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इसको पास करेगी। आखिरी सवाल सूरी साहब ये फरमाएं कि बाजवा साहब ने, खान साहब कहते हैं मुख्तलिफ मौके पर धोखा दिया, रजीम चेंज का हिस्सा बने, सारा कुछ, लेकिन वो खुद ही कहते हैं ये जो असम्बलियाँ मैंने पंजाब और केपी की तोड़ी बाजवा साहब के मशवरे पर, तो बाजवा साहब से ही क्यों मशवरा करके ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं? उन पर इतना ज़्यादा एतमाद था? ये जो है इसी तरह ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने तमाम आइनी माहिरीन से पूछकर आइन में जो सहूलत थी कि आप अगर नहीं चल सकती हुकूमत तो आप उसको तहलील कर सकते हैं। ये 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार किया हुआ है। खुद कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे असम्बलियां तोड़ी। लिखा कि वो उसके इंतखाबात जो है वो जनरल इलेक्शन में साथ होंगे। जी, ये खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा के कहने पे असम्बलियां तोड़ी हैं। मैंने मशवरा दिया था, उन्होंने मशवरा दिया था। देखिए, उन्होंने, मुझे जो पता है कि आइनी माहिरीन से पूछकर और जो आइन में था उसके मुताबिक असम्बलियां तहलील की हैं, इसलिए कि उसमें आइन में साफ लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। 90 दिन में इंतखाबात तो ये कराने नहीं जा रहे, पैसे नहीं दे रहे, पैसे भी ये लेके आ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत कैबिनेट को कहते हैं, कैबिनेट का आर्टिकल 83 में कहीं जिक्र नहीं है। आर्टिकल 83 में जिक्र है कि वजीर आजम डायरेक्ट जो है उसको सिग्नेचर करेगा और अगले आने वाली हुकूमत जो है उसको पास करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। कासिम साहब साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। आज ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसपे ISPR ये कहता है कि जंगी काबिलियत पर साबिक आर्मी चीफ का बयान दुरुस्त पेश नहीं किया गया है। अब वो जो मीटिंग थी तकरीबन गालिबन 2021 में थी, आप उसमें मौजूद थे, ज़रा उस मीटिंग का अहवाल बताइए। फिर जो यहाँ सहाफ़ियों की जानिब से इंकशाफ किया गया उसमें कितनी सदाकत है, और जो ISPR का ये कहना है कि इस बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट के बयान किया जा रहा है या पेश किया जा रहा है, आप समझते हैं कि क्या वाक़तन ऐसा है? अब सब ये मीटिंग थी, रमज़ान मुबारक का महीना था, 14, 15, 16 रमज़ान होगी गालिबन 2021 है, मई का महीना है, और ये बड़ी तवील मीटिंग थी। वैसे बाजवा साहब से जितनी भी मीटिंग्स हुई और ब्रीफिंग्स हुई वो बड़ा तवील होती थी। वो गुफ्तगू के बड़े शौक़ था उनको, माहिर थे, और फिर सवाल जवाब भी वो सबसे लेते थे। मतलब कोई मुझे याद नहीं है कि किसी सवाल के जवाब उन्होंने ना दिया और तफसील से ना दिया हो।
तो ये इफ्तारी के बाद, डिनर के बाद शुरू हुई और सहरी तक चली ये ब्रीफिंग। अच्छा। और बाजवा साहब का तो ख्याल ये था कि सहरी यहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको बड़ी अच्छी सहरी कराते हैं तो जारी रखे, लेकिन हम लोग थक गए थे सहाफ़ियों ने। अच्छा, था कौन कौन इस मीटिंग में? उसमें 25-30 लोग थे। उसमें हमारे मोहम्मद मालिक साहब भी थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, बड़ी तो अब मसला ये बन गया है कि 5 अगस्त अपनी जगह पे, लेकिन कश्मीरियों की जो नस्ल कुशी चल रही है और अब वो डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता है, आबादी का तनासब अगर तब्दील हो गया तो फिर कहाँ की करारदादें और कहाँ का रेफरेंडम, ये उनका इस्तदलाल था। जनरल बाजवा ये दलील दे रहे थे। इसलिए हमें मुज़ाकरात चाहिए ताकि हम नस्ल कुशी को रोक सकते हैं तो रोकें, डेमोग्राफिक चेंज ना होने दें, कश्मीरियों की तादाद उनको अक़लियत में तब्दील ना होने दें। और साथ ही ये कहा कि जी बात यह है कि इकॉनमी के महाज पर हम मुसलसल श्रिंक हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी श्रिंक हो रही है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो बढ़ रही है। उस वक्त उन्होंने बताया कि उस वक्त गालबन को $400 बिलियन के उनके रिजर्व हो चुके थे, अब तो 500 से भी क्रॉस कर गए हैं। हाँ, 500 से ज़्यादा हैं। तो हमारी हालत वो थी, ये हालत नहीं थी जो आज है कि $3-4 अरब पे खड़े हुए हैं। उस वक्त हम कोई $23 अरब पे थे, पाकिस्तान के जो रिज़र्व थे। तो इसलिए हमें अमन का वक्फा मिलना चाहिए ताकि हम माशी तरक्की की तरफ चल सकें। अगर ये ना हुआ तो अब जो बात ISPR कह रहा है वो ठीक है कि स्याक सबाक से थोड़ा सा हट के बात हुई है। इस स्याक सबाक में उन्होंने ये कहा कि अगर हम माशी तौर पर ना संभले तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास तेल ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे, और तेल नहीं होगा तो आप कौन सी जंग लड़ेंगे और किस तरह से आपके, और फिर हमारे जो हथियार हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि जी हमारे तो हथियार टैंक चलने के काबिल नहीं हैं और हथियार हमारे पास बिल्कुल फरसूदा हो चुके हैं। ऐसी मायूस कुन बात नहीं हुई। एक उन्होंने पेश किया मुस्तकबिल का मंजरनामा कि अगर हम अपनी इकॉनमी बेहतर नहीं करते तो ये खदशात लाहिक हो सकते हैं जी। अच्छा, अब जब ये इंटरव्यू आया और बहस शुरू हुई, मैंने भी एक ट्वीट की तो हम पीछे पड़ गए कि जी उस वक्त आप ये क्यों नहीं बोले और उस वक्त क्यों इंकशाफ नहीं किया। ये बात मतलब ये सोच ही गलत है। लेकिन आज भी आई थिंक ये बात पब्लिक में आनी चाहिए थी। शायद से बतौर सहाफ़ी बताइए ना, मतलब कुछ नहीं क्यों नहीं आनी चाहिए। देखें, आप ब्रीफिंग्स में बहुत कुछ सुनते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं कि किस वक्त उसको अफशा करना चाहिए और किस चीज़ को अफशा करना चाहिए, ये सहाफ़ी ने फैसला करना होता है। लेकिन उस ब्रीफिंग में ये नहीं है कि बाजवा साहब ने बात की और सब ने ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ली। जो बात कहने की है कि बाजवा साहब को टफ टाइम मिला सहाफ़ियों की तरफ से। अच्छा। और इतनी ज़्यादा बहस हुई कि जी ये जो मुज़ाकरात का मामला है ये तो इंडिया का पुराना हथियार है जी। चीन के साथ जंग शुरू हुई, उस वक्त उसने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। स्वर्ण सिंह और भुट्टो के मुज़ाकरात कई साल चलते रहे, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जब भी इंडिया दबाव में आता है, 90s में जब तहरीक आज़ादी कश्मीर में बढ़ गई तो फिर मुज़ाकरात हमारे शुरू हो गए, वाजपेयी यहाँ पहुँच गए, नतीजा क्या निकला। तो इसलिए आप ये बात कैसे कर रहे हैं, ये तो टाइम बाइंग एक उनका टैक्टिक्स है और वो इस वक्त दबाव में हैं। इस दबाव को आगे बढ़ा के पहले ये तो मनवाए ना कि इसकी गारंटी क्या होगी कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे और कश्मीर पर ही होंगे। कि आप अगर हम पूरा कश्मीर भी ले लें तो सियासतदान और मीडिया कहेगा कि एक कुर्सी तो रह गई है वहाँ और एक चारपाई भी हम छोड़ आए हैं जी। तो वो ज़िच आ गए, ज़िच हुए गुफ्तगू से, और उसमें सारे राइट लेफ्ट सारे सहाफ़ी उनको कह रहे थे कि ये आपकी जो बात है आप। अच्छा, उसमें जो पता चला ये कि इमरान खान साहब जब तक 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं होता इंडिया के साथ ना मुज़ाकरात के हक़ में हैं और न तिजारत के हक़ में हैं। और बाजवा साहब ये चाहते थे कि 5 अगस्त अपनी जगह पे रखें, मुज़ाकरात भी शुरू करें और तिजारत भी शुरू करें, क्योंकि फोकस जो है वो इकानमी होनी चाहिए। इस हद तक ये बात ठीक है कि बाजवा साहब
यानी वो टैंकों वाली बात और हथियारों वाली बात जो है वो उस तरह से नहीं हुई, लेकिन इस हद तक वो कायल थे कि 5 अगस्त को एक साइड पे रख के जी आगे बात बढ़नी चाहिए, हम माजी का असीर न रहें। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, आज मुज़ाकरात हुए, बज़ाहिर बॉडी लैंग्वेज से हमें लग रहा है कि आज भी बड़ा खुश उसलूबी के साथ मामलात किसी हद तक आगे बढ़े हैं। इसाक डार साहब भी कहते हैं पेशरफ्त हुई है। अवाम क्या समझे, क्या मंगल का जो दिन है वो इन मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा और कोई एलामिया सामने आ जाएगा, आवाम के लिए कोई डायरेक्शन सामने आ जाएगी? को खुशखबरी सुनाएंगे आवाम को। आवाम इस वक्त बहुत बेताब हैं। अरशाद साहब, इसी कोशिश में हम सारे हैं, आप भी दुआ गो हैं, हम भी इसी दुआ में हैं, कोशिश में हैं कि अल्लाह करे हम कोई बेहतर फैसले कर पाएँ। आज खान साहब के बयानात से तो फिर एक दफ़ा कौम परेशान हुई, लेकिन मैं उससे मायूस नहीं हूँ हालात से, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सेंस प्रिवेल करेगी। इस वक्त बड़े सेंसिटिव सूरत हाल है और हम किसी अच्छी सूरत में, एक अच्छा पैकेज की सूरत में बाहर निकल सकेंगे। ये जो इस वक्त की फिजा है शाद साहब, उसमें ये जो फतह और शिकस्त का इशू है इसको एक तरफ रखना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को, आप सारे मीडिया वाले साथियों को भी एक ऐसी फिजा तश्कील देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये ना महसूस हो कि इसमें गवर्नमेंट की कोई हार है या इमरान खान साहब की कोई जीत है या उनकी हार है और हुकूमत की जीत है। ये वाली फिजा न बने, क्योंकि इससे थोड़ी सी पोजीशन हार्डन होती है। हमें बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ कोशिश करनी चाहिए, मुल्क की हालात को देख के इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो फैसले करें। अच्छा कायरा साहब, क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि हुकूमत जुलाई में इंतखाबात पर आमादा हो जाए, क्योंकि अगस्त सितंबर में फिर बारिशें और सैलाब वगैरह हो जाता है, तो इससे, क्योंकि अगस्त में तो वैसे भी आपकी हुकूमत ने ख़त्म होना है, तो अगर जुलाई में हो जाए तो दोनों की विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, और उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि मई में आप बजट दे के ये काम कर सकते हैं, तो इसकी तवक्को की जा सकती है। साहब, जून में बजट होना है जी, मई में गवर्नमेंट खत्म हो जी। अभी हम IMF के साथ देखिए, जाहिर तो ये इसमें कोई मजायका नहीं है जी। 2 महीने पहले गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी और 2 महीने बाद खत्म नहीं। बजट तो आपको याद होगा कि 18 में जो है मई में दे दिया था शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान साहब ने। करता हूँ मैं उस पर गुजारिश करता हूँ जी जी कि वो एडवांस बजट ही होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त हम जिन नेगोशिएशंस में हैं वो हमारे अपने हाथ में नहीं है। इस वक्त हम IMF के साथ जिन हालात में नेगोशिएट कर रहे हैं, दोस्त ममालिक के साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं, एक इलेक्टेड हुकूमत है जो अपने जाती पुराने पर्सनल ताल्लुक भी इस्तेमाल कर रही है, हमारे बाकी इदारे भी वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम चीजों को कोई बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। इस स्टेज पे अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं फौरी तौर पे, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से देखें ना, आपको मई में अगर करना है तो उसकी बजटरी प्रेपरेशन होंगी। अभी तक तो आपको बाकी डिपार्टमेंट ने, महकमों ने अभी तक तो अपनी डिमांड ही नहीं दी। अभी तक तो पिछले साल के जो सरेंडर्स होते हैं वो सारे बजट की क्या हुई है, डिमांड क्या होंगी, ये टाइम लगता है इसमें सारे डेटा गैदर होना है। और फिर आपने IMF को राजी करना है, आपने अपने अगले साल के लिए इनकम से, तो ये बज़ाहिर नजर में प्रैक्टिकली पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। हाँ, खान साहब का इसरार इस पे हो तो अलग बात है, लेकिन 10 सितंबर में जाके इलेक्शन हो जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? नहीं, क़यामत इसलिए आ जाएगी कि जो 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं और आइन की वायलेशन हो रही है, ये भी तो एक पहलू मद्देनज़र होना चाहिए ना जी।
आइन की तो कोई वायलेशन नहीं हो रही थी। आइन की वायलेशन इसलिए नहीं हो रही कि 14 मई को होने वाला इंतखाब भी तो फिर आइन की वायलेशन नहीं है ना, अगर 90 दिन का ही वायलेशन का गिनना है। और दूसरी बात है कि आप बेहतर जानते हैं इससे पहले 1993 में भी और 2007 में भी दोनों दफा 5.5 महीने के बाद इलेक्शन हुए थे और वो वायलेशन नहीं थी, आइन के अंदर ही उसके रास्ते मौजूद है और वो वायलेशन नहीं हुई थी। आपको याद है शहीद की शहादत से पहले अकरम दुरानी साहब ने केपीके की असेंबली डिसॉल्व कर दी, उस वक्त सराहत असेंबली थी वो डिसॉल्व कर दी थी तो महीना सवा महीना पहले इलेक्शन एक डेट पे हुए शुरू और इलेक्शन के करीब आके मोहतरमा की शहादत हुई, फिर महीना 2 महीने इलेक्शन हुआ, तो 5.5 महीने इलेक्शन हुए थे। सही है। अच्छा नहीं ये पाकिस्तान में प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा कायरा साहब ये फरमाएं कि एक तरफ आप यानी हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो 3 रुकनी बेंच को तस्लीम नहीं करता, उसके बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं करता, दूसरी तरफ आप सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते हैं असम्बली से उसी फैसले के तहत जो रिजेक्ट हो जाती है और फिर अदब एतमाद की तहरीक पेश कर देते हैं। अगर फैसला ही नहीं मानते तो एतमाद की तहरीक क्यों ले रहे हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट पार्लियामेंट से क्यों मांग रहे हैं? तो ये एक तजाद नहीं है आपके अपने तर्ज अमल में? पहली गुजारिश है कि अदालतों से शाहद आरिफ साहब हम बड़ा जोर से कहते हैं और सारी दुनिया अब तो कहती है कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल, हम कहते हैं कि लाहौर वाले पंजाब असेंबली के केस में गलत फैसला हुआ, हम कहते हैं कि यूसुफ गिलानी साहब को गलत सजा दी गई, सारे केसेज है ना इस तरह के। ये सारे इतराजात करने के बावजूद हमने अल्टीमेटली उस अदालत के पास ही जाना है इंसाफ के तकाजे पूरे कराने के लिए या इंसाफ का दरवाजा खटखटाने के लिए, कहीं और तो नहीं जा सकते, उस जाना। हाँ, अब ये बात है कि हम उस अदालत के उस फैसले को क्यों नहीं मानते, इसलिए कि उसी अदालत के कुछ जज साहबान ये कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है और उनकी तादाद 7 है और वो 4-3 से कह रहे हैं कि ये जो 3-2 का फैसला है ये दुरुस्त फैसला नहीं है। अब हमें 4-3 का फैसला यानी 7 का फैसला मानना है या 5 जजेस का फैसला मानना है, ये दोनों फैसले हमारे सामने मौजूद है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हम 3 जजेस के फैसले को नहीं मान रहे। ये पार्लियामान ने कहा, ये गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, तो हमें वो एतराज भी है। अब दूसरा, अदालत ने हुक्म दे दिया एग्जेक्टिव को, एग्जेक्टिव का क्या काम है? एग्जेक्टिव ये कहती है कि जी हमें तो पहले पाबंद किया है असेंबली ने, अब हम दोबारा असेंबली के पास भेज देते हैं, असेंबली ने कहा कि हम नहीं, हम तो पहले मुस्तरद कर चुके हैं। ये असेंबली का तो इख्तियार है ना। दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई लॉजिक अदालत को 1 रुपया बल्कि 1 पैसा भी सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत अपने खर्च के लिए भी हुकूमत से अपने हुक्म के तहत नहीं ले सकती जी। उस हुकूमत को वो अपनी दरखास्त तो कायरा साहब आप करेंगे क्या? कायरा साहब 83 जो आर्टिकल है आइन का, उसके तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, वो तो आप एग्जीक्यूटिव ने मंजूर करनी होती है, खर्च करनी होती है और जब बजट पेश होता है तो उस वक्त जाते हैं। मैं करता हूँ वो चार्ज एक्सपेंडिचर की हद तक होता है या सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होती है क्या पोस्ट इफेक्टिव ले ले, अप्रूवल ले ले बाद में, उसकी भी अप्रूवल पार्लियामेंट ही देती है, उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट अपने तौर पर नहीं दे सकती, बाद में देती है। गवर्नमेंट एंटीसिपेशन खर्चे करती है लेकिन बाद में पोस्ट इफेक्टिव अप्रूवल ली जाती है पार्लियामेंट से। हाँ, बाद में गुजारिश ये है कि इस मामले में वो काम नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तो ये होता है कि आपने खर्च कर दिया और खर्चे के बाद अब अदालत के पास गए कि जी खर्च हम कर बैठे हैं, ये जरूरी अमल से हो गए, ओके, उसको पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है। यहाँ पे पार्लियामेंट या कौमी असेंबली आपको पहले मना कर चुकी है, नहीं वो तो आपने नहीं करना, वो तो कायरा साहब आपने मना करवाया है ना, आपने एक हीला तलाश किया है किसी मौलाना फजल रहमान साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब माजत के साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने किताबुल हीला पढ़ी हुई है, वो आपको याद कराया होगा कि जी पहले करारदाद मंजूर कर लेते हैं फिर रिजेक्ट करवा देंगे। नहीं देखिए क्या गुजारिश है कि ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, आप आजाद है इस मामले में, बिल्कुल करिए, लेकिन हमने क्या असेंबली कानून रूल प्रोसीजर के तहत उसमें वायलेशन की है? हमने तो जो डिमांड आई, हमने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, अदालत ने कहा नहीं हमारा हुक्म है तुम दो, हमने कहा जी कि हम अपने तौर पर नहीं दे सकते, हम तो फिर पार्लियामान में जाते हैं क्योंकि हम पार्लियामान का हुक्म मानने पर मजबूर है। सही है। अच्छा कायरा साहब, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया जी।
अच्छा, इस सारे मामले में जो आपका मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं वो भी उसकी तायद नहीं कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब खुल के आपकी पार्टी के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब तो इवन यहाँ तक थे, वो तो कह रहे थे कि 28 की जो शब है, 27 की शब को शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहेंगे। क्या ये पार्टी मीटिंग्स में भी ये दोनों रहनुमा ऐसी बातें करते हैं, और पार्टी का इस पे क्या मतलब, क्यों ये एग्री नहीं कर रहे अपने पार्टी के मौक़िफ़ से? आप भी तो हमें छेड़ने के लिए ही कहते हैं ना जी कि आप तो ये कहते हैं। चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मोहतरम हैं, साहब हमारे बड़े भाई हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। उनका मुस्लिम लीग के बारे में अपना एक बायस है। वो आजकल पार्टी के इजलासों में तो आते ही नहीं है, आते हैं तो अपना नुक्ता नजर देते हैं, और पार्टी के इजलासों में नुक्ता नजर देने का हक है। वो जब सीसी की मीटिंग होती है वहां आते हैं, खुल के अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, लेकिन किसी एक बंदे का मौक़िफ़ ये नहीं होता कि वो सारी जमात का मौक़िफ़ है, और ये नहीं होता कि कमर ज़मान ये कहे कि मैंने जो कहा वो मेरी जमात मेरी बात माने। वहां बैठे हुए 50 लोग 60 लोग एक मजलिस बैठती है, हर बंदा अपनी अपनी राय देता है, और मेजोरिटी की राय को सुनने के बाद ही या लीडरशिप फैसला करती है या वोट आउट हो जाती है, और मेजोरिटी की तरफ आपने चलना है। किसी एक फर्द की, 2 फर्द की, 10 अफराद की राय मुख्तलिफ हो सकती है। वो किसी एक राय पे हो 40 दूसरी तरफ, तो डेमोक्रेसी का तकाजा तो 40 के साथ जाने का है। जी ठीक, खैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।